हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका LNIAS यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर टीसी गुर्जर और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो प्रत्येक यूपीएससी अभ्यर्थी के समक्ष उनकी तैयारी के दौरान उनके समक्ष चुनौतियां उत्पन्न करता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी दो चुनौतियां जिनसे उनका सफलता तय होती है। पहली चुनौती उनके समक्ष होती है कि एक अच्छा उत्तर कैसा हो और उत्तर लेखन की प्रक्रिया क्या हो। वहीं दूसरी चुनौती उनके समक्ष होती है कि जो यूपीएससी मुख्य परीक्षा के टेलेंडर वर्ड्स होते हैं इनको कैसे समझें, जैसे कि व्याख्या करना, आलोचनात्मक परीक्षण, टिप्पणी। ये जो टेलेंडर वर्ड्स हैं ये एक ही हैं या इनमें कोई अंतर है। यानी अगर हम देखें, अगर ये शब्द बदल जाएंगे तो क्या उत्तर की रूपरेखा भी बदल जाएगी या फिर वही रहेगी। खासकर अगर देखा जाए तो ये दो चुनौतियां हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट्स के समक्ष ज़्यादा चुनौती उत्पन्न करती हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं दो चुनौतियों के समाधान के लिए LNIAS आज आपके लिए लेकर आया है यह लाइव सेशन। शुरुआत करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले आप जो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं सभी एस्पिरेंट्स कृपया बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एम आई ऑडिबल? और हाँ, जो हमारे LNIAS के ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, आपको क्लास में एक मॉड्यूल दिया था हाउ टू अंडरस्टैंड टेलेंडर वर्ड्स, वो मॉड्यूल आप अपने पास लेकर बैठे। शुरुआत करते हैं। अब जो पहली चुनौती है उसके समाधान से अपन पहले इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि एक उत्तर लेखन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। प्रक्रिया कि जब हम उत्तर लिखते हैं तो उसका प्रोसेस क्या हो, ये देखेंगे। अब इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रश्न को सटीक रूप से समझना। हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो शब्द है सटीक, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप प्रश्न को सटीक रूप से नहीं समझ लोगे ना तो तब तक एक बेहतर आंसर लिखा ही नहीं जा सकता। जैसे कि हम ऐसे समझे, सपोज कीजिए कोई बीमारी है, अगर उसका करेक्ट डायग्नोसिस नहीं होगा तब तक उसका जो ट्रीटमेंट है वो भी बेस्ट नहीं होगा। उसी तरीके से जो प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है, अगर आप उसको समझ नहीं लोगे सटीक तरीके से तब तक आप उसका एक बहुत अच्छा उत्तर नहीं लिख पाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे सटीक रूप से समझने के लिए, कि प्रश्न को कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए और पढ़ते टाइम जो कीवर्ड्स हैं उस प्रश्न के, उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते चलिए। उससे क्या होगा, जो प्रश्न के सभी आयाम हैं, जो प्रश्न में अन्य पहलू पूछे हुए हैं, उनको भी आप समझ सकोगे। दूसरा, जब आप अंडरलाइन करोगे तो पता है उसका क्या फायदा होगा, उससे जो उत्तर का माइंड मैप है वो बहुत ही कम समय में आपके ब्रेन में बन जाएगा, जो कि हमारी जो उत्तर लेखन की प्रक्रिया है उसका दूसरा पॉइंट है, उत्तर का माइंड मैप तैयार करना। अब जैसे ही माइंड मैप बन गया दिमाग में तो हम आते हैं उत्तर लेखन पर, जो कि इस प्रक्रिया का तीसरा पॉइंट है। इसमें क्या है कि अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं है कि उत्तर में इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन लिखना ही है। कई यूपीएससी के प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें निष्कर्ष लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम विद एग्जाम्पल्स देखेंगे। और इसमें चौथा पॉइंट है उत्तर का प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। इसमें हमको क्या ध्यान रखना है कि जो भी हमने लिखा है वो एग्जामिनर को साफ साफ समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जामिनर जब उसको पढ़ रहा है तो उसको एफर्ट्स डालने पड़े। ठीक है, अब देखते हैं, ये उत्तर का प्रक्रिया हो गई कि उत्तर लेखन। अब इसमें देखेंगे कि जो एक अच्छा उत्तर है, यानी कि एक अच्छा उत्तर की क्या क्या कसौटियां हैं, क्या क्या मानदंड है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा उत्तर ये है। अब इसमें इसका जो पहला पॉइंट है वो है विस्तार या परिधि। विस्तार या परिधि, यानी जो एक अच्छा उत्तर है ना उसका जो विस्तार है या जो परिधि है वो एकदम उपयुक्त होगी। इसमें क्या होगा कि एग्जैक्ट जो एग्जामिनर ने पूछा है ना, हमको बस वही लिखना है, कुछ भी अनावश्यक नहीं लिखना है। और कोई भी फैक्ट्स हो,
कोई भी तथ्य हो उसका दोहराव भी नहीं होना चाहिए। दूसरा इसमें जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं ना, जो एस्पिरेंट है वो क्या करते हैं कि उत्तर में जो पूछा है, जो उत्तर की डिमांड है, उसको ना लिखकर हम वो लिखकर आ जाते हैं जो हमको आता है। जैसे कि इसको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक स्टूडेंट होता है, ठीक है, उसका निबंध का पेपर होता है, तो वो निबंध अच्छे से तैयार करके जाता है एक रोमांचक फुटबॉल मैच, और जब वो एग्जाम हॉल पहुंचता है तो वहां पर उसको टॉपिक मिलता है मेरी पहली रेल यात्रा, ठीक है। अब वो क्या करता है, देखिए, अब वो लिखता है कि मेरी रेल यात्रा रेलवे स्टेशन ए से प्रारंभ होती है और मेरा जो गंतव्य स्थल है वो बी है, ठीक है। फिर लिखता है कि कुछ दूरी तय करने के बाद मेरी रेल में किसी तकनीकी खराबी के कारण वो रुक जाती है, और फिर वो कहता है वहां संयोग से जिस स्थान पर मेरी ट्रेन रुकी थी वहां एक फुटबॉल का मैदान था जहां पर कुछ खिलाड़ी फुटबॉल मैच खेल रहे थे। मैं वहां जाता हूं और उनके साथ एक फुटबॉल मैच खेलता हूं। अब वो क्या करता है, जो पूरा जो निबंध वो तैयार करके गया था वो पूरा निबंध उसमें लिख देता है कि एक रोमांचक फुटबॉल मैच, ठीक है। आगे लिखता है कि लगभग 2 या 3 घंटे बाद मेरी रेल की तकनीकी खराबियां दूर हुई और रेल स्टार्ट हुई और मैं गंतव्य स्थल पर पहुंच गया। अब देखिए उसने क्या गलती की, यहाँ पर उसने गलती की जो पूछा वो तो लिखा नहीं, और इररेलेवेंट जो वो तैयार करके गया था वो लिख के आ गया। तो ये वाली मिस्टेक इस जो ये पॉइंट है इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, इसमें जो पूछा है, कई बार क्या होगा कि प्रश्न में कई आयाम दिए होंगे, इसको हम एग्जांपल से देखेंगे आगे, तो उसका कोई भी आयाम छूटना नहीं चाहिए और अननेसेसरी हमको कुछ लिखना नहीं है। अब इसमें दूसरा पॉइंट है अनुपात या संतुलन। अब इसमें क्या होगा, यूपीएससी के कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुपक्षीय होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन एक पार्ट होता है, प्रश्न का एक दूसरा पार्ट होता है, तो उसका कोई भी आयाम जो है ना वो छूटना नहीं चाहिए। यानी कि जो अनुपात है वो प्रश्न की मांग के अनुरूप ही रखना है। और अगर किसी प्रश्न में आपकी राय पूछी गई हो तो उस राय में आप अपनी राय लिख रहे हैं तो नेगेटिव और उसका पॉजिटिव दोनों में बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। अब इसका जो तीसरा पॉइंट है उत्तर लेखन का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपका जो उत्तर है ना वो ऑथेंटिसिटी से भरा होना चाहिए। ऑथेंटिसिटी से भरा होने का मतलब क्या है, आप जो भी कुछ लिख रहे हो मान लो, तो उसके पीछे एक तथ्य या उसके पीछे कुछ प्रमाण होना चाहिए कि मैं ये इस वजह से बता रहा हूँ। सपोज कीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप ज्योग्राफी का मान लो कोई सवाल लिख रहे हो, तो उसमें अगर आप मैप बना दोगे, वहाँ की भौगोलिक अवस्थिति को समझा दोगे तो उत्तर प्रभावी होगा। वहीं मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कोई आप सवाल लिख रहे हो, जैसे कि अभी हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद चल रहा है, तो इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर सपोज कीजिए कोई प्रश्न आता है, तो अब अगर आप मैप में बता दोगे ना कि यहाँ पर गाजा पट्टी है, यहाँ पर वेस्ट बैंक है और जो डिस्प्यूट का जो मेन रीजन है वो ये है, तो ये बहुत ही प्रभावी होगा। दूसरा, सपोज कीजिए कि पॉलिटी का कोई सवाल है, तो आप उसमें अगर बता दोगे, संविधान के किसी आर्टिकल का संदर्भ दे दोगे या फिर किसी संसदीय एक्ट का उल्लेख कर दोगे, तो ये उससे प्रामाणिकता सिद्ध होगी उसकी। दूसरा ही सपोज कीजिए कि एथिक्स का कोई सवाल है, तो उसमें आप किसी भी दार्शनिक या किसी विचारक के मत लिख दोगे। और अगर मान लो गवर्नेंस का सवाल है, तो ARC सेकंड जो रिपोर्ट है प्रशासनिक सुधार आयोग, उसकी कुछ अनुशंसाएं लिख सकते हैं। साथ ही मान लीजिए इकोनॉमी का सवाल है कोई, तो उसमें आप जो प्रश्न से रेलिवेंट है उसकी, मान लीजिए उसके लिए कोई आयोग या किसी समिति का गठन किया गया हो, तो उसकी अनुशंसाएं उसमें लिख देंगे। और हाँ, इसमें जो ध्यान रखना है ना वो है कि शेर और शायरी जो है ये नहीं लिखनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखिए उत्तर लेखन का जो ये प्रोसेस है, इसके जो 3 पॉइंट है ना, ये 3 ये सामग्री है, कंटेंट है ये हमारा, ये कंटेंट से रिलेटेड है। जैसे इसको ऐसे समझो, सपोज कीजिए किचन में या आप रसोई में हो और आपके पास पूरी सामग्री है और आप उससे कुछ बना रहे हो, ठीक है। अब आपने बना भी लिया, अब अगर आप उसको परोसोगे ठीक से नहीं ना, उसको प्रेजेंट ठीक से नहीं करोगे,
तब तक जो आपने मेहनत की है, आपके पास जो सामग्री है, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। वही यहां पर होता है। ये जो 3 पॉइंट है ये कंटेंट से रिलेटेड है, और जो तीसरा और ये चौथा पॉइंट है ये आंसर के प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, बेसिकली भाषा में हमको ध्यान रखना है कि जो भाषा का फ्लो है, वो जो उसका प्रवाह है, वो टूटना नहीं चाहिए। कैसे? एक वाक्य से दूसरा वाक्य लिख रहे हो तो दोनों वाक्यों में एग्जामिनर को कनेक्टिविटी फील होनी चाहिए। दूसरा, इसमें अब आप एक पैराग्राफ लिखा आपने, फिर आप दूसरा पैराग्राफ लिख रहे हो, तो दोनों पैराग्राफों के बीच में भी एग्जामिनर को ये फील नहीं होना चाहिए कि जो पहला पैराग्राफ लिखा था वो किसी और संदर्भ में था और जो दूसरा लिखा है वो किसी और संदर्भ में। दोनों में कनेक्टिविटी फील होनी चाहिए। हाँ, अब देखते हैं दूसरा इसमें पॉइंट है शुद्धता वर्तनी, यानी कि स्पेलिंग। अब स्पेलिंग में क्या करते हैं हम, जनरली ये सोच लेते हैं कि यार एक मात्रा की तो मिस्टेक हुई है, इससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है। अब आप आईएएस आईपीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें ये अपेक्षा नहीं की जाती है इतने बड़े अधिकारी से कि वो स्पेलिंग में भी मिस्टेक करे। इसमें क्लियर कट होना है हमको कि कहां पर तो ये वाली की आएगी छोटी की और कहां पर बड़ी वाली की आएगी, ये क्लियर कट होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक करनी नहीं है, ठीक है। अब इसमें तीसरा पॉइंट है साफ सुथरा एवं सरल तत्सम शब्दों पर। इसमें क्या करना है, इतनी क्लिष्ट भाषा का भी उपयोग नहीं करना है जो एकदम बुकिश लैंग्वेज हो, ठीक है। दूसरा, एकदम आम जो बोलचाल की भाषा है उसका भी प्रयोग नहीं करना है। सरल शब्दों में तत्सम शब्दों का यूज करते हुए अपने उत्तर को लिख देना है। इसमें लास्ट पॉइंट है कि अंग्रेजी शब्दों का सीमित मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, अब ये जो पॉइंट है ना, इस पर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। कुछ कहते हैं कि नहीं, हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट्स को अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और कुछ कहते हैं कर सकते हैं। हमारा इसमें मानना ये है कि सपोज कीजिए कोई टेक्निकल वर्ड है, कोई टेक्निकल वर्ड है इंग्लिश का, तो उसकी हिंदी लिख दी और ब्रैकेट में अगर हम उसकी इंग्लिश लिख देंगे तो इसमें कोई कहीं इशू वाली बात है नहीं। हमारा जो अल्टीमेट जो उद्देश्य है वो ये है कि एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। वही दूसरा, इसमें मानिए कि कोई टॉपिक है, मान लीजिए कोई शब्द है जो हिंदी में इतना प्रचलन में हो गया है कि अगर उसकी हिंदी लिखेंगे तो वो यथोचित नहीं लगेगा। जैसे कंप्यूटर शब्द है, अब कंप्यूटर शब्द को इंग्लिश में लिखने की बजाय आप देवनागरी लिपि में लिख दीजिए कंप्यूटर, ठीक है। अगला है इसमें प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन जो है, जो प्रस्तुतिकरण है प्रश्न का, जो उसको प्रेजेंट करेगा, इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। कैसे? कई एस्पिरेंट्स होते हैं जो पैराग्राफ में लिखते हैं, कई एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो पॉइंट्स में लिखना पसंद करते हैं। अब ये इंडिविजुअल एस्पिरेंट्स पे या फिर प्रश्न की जो नेचर है उस पर डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसा लिखना चाहते हो। हाँ, इतना इसमें ध्यान रखना है कि अगर आप प्रश्न के उत्तर में कोई वेन डायग्राम या फ्लो चार्ट, मैप ये बना दोगे तो ये प्रभावी होगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये तो हमने बात की कि एक अच्छे उत्तर लेखन की प्रक्रिया क्या है और एक अच्छे जो उत्तर लिखा है वो उसमें क्या मानदंड और क्या कसौटियां होती है। अब आगे हम देखेंगे, अब जब एक आप अच्छा उत्तर लिख रहे हो तो उसका जो निर्धारण है कि उसकी जो पहचान है उसको हम निर्धारित करेंगे कि हम इसमें क्या लिखना है। वो डिसाइड करते हैं जो यूपीएससी के जो प्रश्न होते हैं उनके पीछे टेलेंडर वर्ड्स जुड़े होते हैं, जिनको हम पुछल्ले शब्द भी कहते हैं। अब ये है 10 टाइप्स ऑफ टेलेंडर वर्ड्स। अब ऐसा कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई 10 टाइप्स के ही होते हैं टेलेंडर वर्ड्स, या फिर यूपीएससी ने इनको कहीं अपनी वेबसाइट पर या कहीं मेंशन किया हो कि 10 टाइप्स ऑफ टेलेंडर वर्ड्स होते हैं। नहीं, दरअसल क्या है कि अगर आप यूपीएससी के जो PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, अगर उनका एनालिसिस करोगे तो हम पाते हैं कि जनरली यूपीएससी ये जो हम 10 टाइप्स के टेलेंडर्स अभी डिस्कस करेंगे इन्हीं पे क्वेश्चन पूछती है। जिसमें अब हमने इनको कैटेगराइज क्यों किया है, अलग अलग श्रेणी में क्यों बांटा है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, वो इसलिए बांटा है जिससे कि हम ये पता लगा सके, अगर सपोज कीजिए ये वर्ड्स आपको क्वेश्चन में मिलते हैं
वहाँ, तो इनका जो उत्तर की रूपरेखा होगी या जो फॉर्मेट होगा वो लगभग समान ही होगा। अब इसमें देखते हैं इसका ये जो पहला टाइप है, टाइप 1, इसमें क्या होगा, यूपीएससी हिंदी में लिखा होगा सरलीकरण कीजिए, विशदीकरण कीजिए, स्पष्ट कीजिए, प्रकाश डालिए, व्याख्या कीजिए, विस्तार कीजिए, ये सब। और इंग्लिश में इनके लिए अलग अलग वर्ड्स यूज किए होंगे, जैसे स्पष्ट कीजिए के लिए लिखा होगा क्लैरिफाई, और व्याख्या कीजिए के लिए लिखा होगा एक्सप्लेन। अब जो ये टाइप 1 के जो प्रश्न है ना, इनको आसान या सरल श्रेणी के प्रश्नों में गिना जाता है। जैसे अब इनमें ना तो हमको कोई मूल्यांकन करना होता है, ना ही कोई आलोचना करनी होती है, बस सीधा सीधा जो यूपीएससी ने पूछा है उसका सीधा सीधा डायरेक्ट उत्तर दे देना होता है। जैसे इसको यूपीएससी का PYQ है, उसके माध्यम से समझते हैं। प्रश्न है कि अर्ध न्यायिक निकाय से क्या तात्पर्य है, ठोस उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। अब इसमें क्या करना है, अब कोई बहुत ज्यादा इसमें मूल्यांकन आलोचना करनी नहीं है, अभी बताया मैंने, बस इसमें सीधा सीधा बता देना है कि अर्ध न्यायिक निकाय से क्या तात्पर्य है और उसके ठोस उदाहरण दे देने और उत्तर समाप्त हो जाएगा। जैसे इसमें लिख देंगे कि अर्ध न्यायिक निकाय वे संस्थान है जिनके पास कानून लागू करने की शक्तियां तो होती हैं परंतु वो स्वयं न्यायालय नहीं होते हैं। और उदाहरणों में आप बता सकते हैं NHRC है और NGT है, केंद्रीय सूचना आयोग है, ये कई अर्ध न्यायिक निकाय हैं जिनके उदाहरण से आप उत्तर को पूरा कर लोगे। ठीक है, हाँ इसमें ये हो सकता है कि आप अर्ध न्यायिक निकायों का महत्व 1-2 लाइन में बता सकते हो कि इनके गठन के बाद न्यायालय का भार जो है किस हद तक कम हुआ है। अब आते हैं टाइप 2 पे। इसमें रहेगा विवरण कीजिए, इंग्लिश में लिखा रहेगा डिस्क्राइब, गिनाइए एन्यूमरेट, सूचित कीजिए इंडिकेट, उल्लेख कीजिए ब्रिंग आउट। अब जो टाइप 2 है ये भी लगभग टाइप 1 के जैसा ही है। इसको भी देखो एक उदाहरण से ही समझते हैं कि क्या कारण है भारत में जनजातियों को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है और भारत के संविधान में उनके लिए किए गए प्रावधानों को सूचित कीजिए, ये प्रश्न है। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी वही, कोई इसमें अपने को बहुत ज्यादा अपना जो यानी कि हम इसमें इनोवेटिव या क्रिएटिव नहीं हो सकते, जो पूछा है टू द पॉइंट वही लिख देना है। इसमें हम लिख देंगे कि भाई पहले तो बता देना है कि जो भारत में जनजाति है उनको अनुसूचित जनजाति क्यों कहा जाता है। जैसे इसमें हम बता देंगे कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 342 और 366 में जो जनजातीय समुदाय है उसको अनुसूचित जनजाति के तौर पर वर्गीकृत किया गया है, यानी कि जनजातियों को संविधान में सूचीबद्ध किए जाने के कारण इनको अनुसूचित जनजाति कहते हैं। फिर प्रश्न के दूसरे भाग में क्या कर देंगे उत्तर में कि जो संविधान में एग्जैक्ट जो इनके लिए प्रावधान दिए गए हैं विद आर्टिकल, जैसे अनुच्छेद 330 है, अनुच्छेद 331 है, 335 है, उनमें जो इनके उत्थान के लिए जो प्रावधान है वो गिना देने। ये टाइप 2 हो जाता है। ये है कोई डॉक्टर फिलोसफर, ये पूछ रहे हैं कि सर जी टाइप 1 और टाइप 2 में क्या अंतर है, जब आप कह रहे हैं कि दोनों में वही लिखना है, टू द पॉइंट, प्लीज सर स्पष्ट कीजिए। हाँ जी प्रोफेसर साहब, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, बताता हूं। देखिए इन्होंने पूछा है कि टाइप 1 और टाइप 2 इनमें क्या अंतर है। अब देखिए जो टाइप 1 है इसमें था व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए, और जो टाइप 2 है उसमें है सूचित कीजिए, विवरण दीजिए। तो इनमें जो अंतर है ना, ये जो टाइप 2 है यहां पर अगर आप देखोगे, अगर कंपैरेटिवली इन दोनों को कंपेयर करें टाइप 1 और टाइप 2 को, तो टाइप 2 में ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा है। अब यहां पर ऑब्जेक्टिविटी का क्या आशय है, ऑब्जेक्टिविटी का आशय है यहां पर कि हमारे पास इतना स्कोप नहीं है कि हम इसमें अपने हमारे जो व्यक्तिगत विचार हैं या जो हमारे जो कुछ अभिव्यक्ति है हम उसको इसमें अभिव्यक्त कर सकें, इसमें इसलिए ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा है। यानी कि इस प्रश्न का जो उत्तर लिखेंगे
वो लगभग सभी एस्पिरेंट्स वही लिखेंगे, क्योंकि वही प्रावधान वो पढ़ के गए, वही प्रावधान हम पढ़ के गए, तो इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन उत्तर में नहीं आएगा। इसीलिए इसमें ऑब्जेक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है। दूसरा, अगर वही व्याख्या की बात करें एज कंपेरिजन, तो यहाँ पर सब्जेक्टिविटी ज़्यादा है। अब सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास इतना स्कोप है कि कुछ कुछ अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, बट यहाँ पर बिल्कुल भी हमारे पास स्कोप नहीं है कि हम हमारे जो खुद की अभिव्यक्ति है उसको इसमें बता पाएं। ठीक है प्रोफेसर साहब, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आते हैं टाइप थर्ड पे। अब ये जो प्रकार है इसको देखिए, इसमें हिंदी में लिखा होगा आलोचना कीजिए, समीक्षा कीजिए, समालोचना कीजिए, और इंग्लिश में एक ही वर्ड होगा क्रिटिसाइज प्लीज। अब देखो, अब आलोचना को समझने से पहले, इस टाइप को समझने से पहले हमको समझना होगा इस वर्ड को। आलोचना हिंदी में भी समझेंगे और क्रिटिसाइज इंग्लिश में भी समझेंगे। अगर आलोचना शब्द का हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये होता है आ प्लस लोचना। आ का मतलब होता है चारों तरफ से, ठीक है, और लोचना का मतलब होता है देखना। यानी आलोचना वाले सवालों में क्या करना है, एक तरफा नहीं होना है, चारों तरफ से उसको देखना है। यानी कि हमको पक्ष भी बताने और उसके विपक्ष भी बताने। कोई भी कथन यूपीएससी ने दिया है तो उसके गुण भी बताने और उसके दोष भी बताने, ये मतलब होता है आलोचना का। वही अगर क्रिटिसाइज वर्ड को देखें तो सेम ही मीनिंग आता है। क्रिटिसाइज का मतलब है कि क्रिटिकली आप किसी कथन का उसकी जांच कर रहे हो। अब उसमें आप उसके गुण बताओगे, दोष बताओगे, यानी उसमें आप एक्सट्रीम नहीं हो जाओगे। एक्सट्रीम नहीं होना कि ना तो इधर एक्सट्रीम होना है ना इधर एक्सट्रीम होना है, पक्ष बताने और विपक्ष बताना है, और फिर एक निष्कर्ष लिख देंगे। ये आलोचना का इसमें मतलब है। अब यहां देखेंगे कि अब जो यूपीएससी का नया ट्रेंड है ना, अगर आप वो देखोगे, 1 सेकेंड, अब यूपीएससी का जो नया ट्रेंड है उसमें यूपीएससी क्या कर रहा है कि ये जो वर्ड देख रहे हो क्रिटिकली, इसको वो एज ए एडजेक्टिव यूज कर रहा है। इस वर्ड को एज ए एडजेक्टिव मतलब विशेषण के तौर पर यूज कर रहे हैं। जैसे देखो, मूल्यांकन शब्द लगाए तब भी आलोचनात्मक जोड़ दिया, परीक्षण लगाए तब भी आलोचनात्मक जोड़ दिया, टिप्पणी करवा रहे हैं तब भी आलोचनात्मक जोड़ दिया। अब इसमें यही ध्यान रखना है, जब भी ये वर्ड मिलता है किसी प्रश्न में तो उसमें हमको एक तरफा नहीं होना है, उसके पक्ष, गुण, दोष और उसका विपक्ष ये समझाना होगा। अब जैसे इसको एक प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। अब ये देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हुई है। इस कथन का ये रहा एडजेक्टिव समालोचनात्मक, यानी कि क्रिटिकली परीक्षण कीजिए। और दूसरा भाग क्या है प्रश्न का, स्थिति में सुधार हेतु अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। अब इसमें देखो, अभी समझाया कि एक्सट्रीम नहीं होना है, एक तरफा नहीं होना है। अब इसमें हम सिर्फ ये नहीं लिख सकते कि हाँ भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हुई, इसको डिस्क्राइब नहीं करना है। दूसरा पक्ष, सिर्फ ये भी नहीं लिखना है कि भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति शासन का प्रभावी साधन साबित हुई है, दोनों ही एक्सट्रीम हो जाएंगे। हमको क्या लिखना है इसमें, हम लिख देंगे कि जो स्थानीय शासन स्वशासन जो पद्धति है ये प्रभावी रही है, और फिर इस प्रभावी रहने के कुछ तर्क, कुछ तथ्य, कुछ प्रमाण, कुछ उदाहरण ये लिख देंगे। दूसरे भाग में लिख देंगे कि कुछ पहलुओं में अगर देखा जाए तो स्थानीय स्वशासन पद्धति जो है वो अप्रभावी रही है, फिर ऐसे ही पॉइंट्स गिना देंगे कि इन पक्षों में ये अप्रभावी रही है। और अंत में निष्कर्ष में लिख देंगे कि स्थानीय स्वशासन में कुछ कमियां हैं, परंतु इसमें सुधार के माध्यम से इसे और प्रभावी बनाया जा सकता है। फिर आएंगे प्रश्न के दूसरे भाग पर, जिसमें वो हमसे
इसमें सुधार के लिए विचार पूछ रहा है। तो अब इसमें हम बता देंगे कि स्थानीय स्वशासन पद्धति को प्रभावी बनाने के लिए ग्रामीण शिक्षा स्तर में बढ़ाना होगा, ग्रामीण शिक्षा स्तर को। दूसरा इसमें लिख देंगे कि आमजन में स्थानीय स्वशासन पद्धति के प्रति जागरूकता को बढ़ाना होगा। तीसरा लिख देंगे कि जो ये स्थानीय स्वशासन है, इनके लिए वित्त की जो समस्या है उसका समाधान करना होगा। फिर लिख सकते हैं कि जो इनकी ऑडिट नहीं होती है इनके कार्यों की, तो इनके कार्यों की ऑडिट भी होनी चाहिए। ये सब हम इसमें लिख देंगे और उत्तर को समाप्त कर देंगे। अब देखते हैं, दीपा सिंह कह रहे हैं सर मुझे मुख्य परीक्षा में सबसे ज़्यादा समस्या इसी में आती है। आज आपकी, थैंक यू दीपा, थैंक यू गरिमा खंडेलवाल, आप हमें थैंक यू। हाँ, अब आते हैं चौथे टाइप पर। इसमें क्या है, दिया होगा मूल्यांकन कीजिए और इंग्लिश में वर्ड लिखा होगा इवैल्यूएशन। दूसरा यूपीएससी पूछता है कि मूल्य निर्धारण कीजिए, यानी कि रेट इट। अब इसको समझिए, अभी जो टाइप थर्ड था उसमें आलोचना थी और हम उसमें लिख रहे थे पक्ष और विपक्ष, यानी गुण और दोष। अब जो टाइप 4 है इसमें वो हमसे मूल्य का अंकन करवा रहा है, मूल्य का अंकन। इसको ऐसे समझो, सपोज कीजिए मैं या आपको, हमको कोई वस्तु खरीदनी है, ठीक है, और हम उसको खरीदने के लिए जा रहे हैं या हम खरीदने के लिए चले गए, पहुंच गए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए डिजिटल बोर्ड ही खरीदना है, तो अब इसका मूल्य का अंकन करना है डिजिटल बोर्ड का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये नोट करेंगे कि इस डिजिटल बोर्ड के ये अच्छाइयाँ हैं, इसमें ये गुण हैं इसके। दूसरी तरफ नोट करेंगे कि इस बोर्ड में ये कमियां भी हैं। फिर दोनों को हम एक समग्र, यानी कि एक ओवर एनालिसिस करेंगे, उनको एनालाइज करके फिर एक पॉइंट पे पहुंचेंगे, उसका महत्व कि इसका इतना मूल्य का अंकन हम करेंगे। यानी कि जो मूल्यांकन वाले सवाल हैं उनमें आपको गुण भी बताने और दोष भी बताने और ओवरऑल एनालिसिस करना है फिर, और फिर महत्व बताना है। ठीक है, आलोचना वाले सवालों में गुण बताने, दोष बताने, निष्कर्ष दे देना है। इसमें गुण भी बताने, दोष भी बताने और उसका महत्व भी बताना है, फिर हम एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। इसको भी देखो, एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। देखिए, यूपीएससी का ही प्रश्न है, शीत युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में भारत की पूर्वोन्मुखी नीति के आर्थिक और सामरिक आयामों का मूल्यांकन कीजिए। अब देखो, जैसे ही प्रश्न में आया मूल्यांकन, तुरंत आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि सर ने बताया था क्लास में, मूल्यांकन अगर पूछा है तो उसके गुण बताने और दोष बताने और ओवरऑल एक एनालिसिस के माध्यम से उसका महत्व बताना है। जब भी मूल्यांकन प्रश्न में देखें, अब देखो इसके प्रश्न के उत्तर में हम क्या लिखेंगे, एक दो लाइन में हम बता देंगे कि शीत युद्धोत्तर परिदृश्य जो था वो क्या था। ठीक है, फिर एक दो लाइन में इसको कनेक्ट कर देंगे लुक ईस्ट पॉलिसी से, और लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में बता देंगे कि भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी ये है। फिर जो प्रश्न का मुख्य भाग है उस पर आएंगे, उसमें लिखेंगे। अब इसमें यह ध्यान रखना है, देखो आर्थिक और सामरिक दोनों आयामों का मूल्यांकन करना है। ये नहीं कि उनको आप एक ही लिख के आ जाओ, आर्थिक और सामरिक नहीं, दोनों का। पहले भाग में बताएंगे कि आर्थिक आयामों की दृष्टि से लुक ईस्ट पॉलिसी का मूल्यांकन ये होगा, यानी गुण बता देंगे, दोष बता देंगे और उसका एक महत्व लिख देंगे। वहीं दूसरे पार्ट में बताएंगे कि सामरिक आयामों की दृष्टि से अगर देखेंगे तो इसके ये गुण होंगे और ये इसके दोष होंगे, और ओवरऑल एनालिसिस से फिर बता देंगे ये इसका महत्व होगा। अब यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना है, अब जब आप मान लो लिखोगे निष्कर्ष में कि जब आप बताओगे कि इस नीति के नुकसान या फायदों को देखते हुए आप लिखोगे कि ये नीति बेहतरीन है। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो लिखेंगे कि इस नीति में कुछ कमियां हैं। अब हमको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, ये जो निष्कर्ष लिखने से पहले, हालांकि ये प्रश्न की प्रकृति पर और इंडिविजुअल एस्पिरेंट्स पर डिपेंड करेगा कि वो नीति के पक्ष में है या विपक्ष में, बट जनरली हमको इसमें क्या ध्यान रखना है, अधिकतर जो प्रश्न होंगे ना उसमें जो सरकार की नीति है उनके पक्ष में ही रहना है हमको, सरकार की नीतियों के विपक्ष में नहीं लिखना। अगर प्रश्न की प्रकृति के हिसाब से देखें तो मान लीजिए ये अगर प्रश्न आतंकवाद पर होता तो फिर हम आतंकवाद के पक्ष में नहीं लिखते कुछ,
तो ये ध्यान रखना है इन सब में। अब आगे देखते हैं टाइप 5। इसमें देखिए, इसमें लिखा होगा निरीक्षण कीजिए हिंदी में, परीक्षण कीजिए, परीक्षा कीजिए, और इंग्लिश में एक ही वर्ड होगा एग्जामिन। अब इस टाइप को समझने से पहले समझो इन वर्ड्स को, निरीक्षण, परीक्षण, एग्जामिन। अब सपोज कीजिए कि आपको एज ए निरीक्षक या फिर एज ए परीक्षक कुछ निरीक्षण करने के लिए भेजा है, तो आपका वहाँ पर क्या काम होगा? आपका वहाँ पर काम होगा कि आपको ये डिसाइड करना है कि ये सही है या ये गलत है। वही तो होता है कि एग्जामिनर जो एग्जाम करता है उसको निरीक्षण करता है या परीक्षण करता है उसका। अब इसको ऐसे उदाहरण से समझो कि जैसे यूपीएससी है, तो यूपीएससी एग्जाम करती है, हमको एग्जामिन करती है कि वो यूपीएससी डिसाइड करती है कि कौन सा कैंडिडेट आईएएस आईपीएस बनने के लिए सूटेबल है और कौन सा कैंडिडेट आईएएस आईपीएस बनने के लिए सूटेबल नहीं है। यही इसमें करना है, यानी कि जो सही है या ये गलत है ये डिसाइड करना है। जैसे इसको भी अगर अपन एक एग्जाम्पल से देखें, ये रहा, समालोचना पूर्वक परीक्षण कीजिए कि क्या बढ़ती हुई जनसंख्या निर्धनता का मुख्य कारण है या निर्धनता जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। अब इसमें देखो, वो हमसे इसमें पूछ रहा है कि जब जनसंख्या वृद्धि होती है तो इससे गरीबी बढ़ती है, ये सही है, या फिर गरीबी अगर रहती है और गरीबी में अगर वृद्धि होती है तो जनसंख्या भी बढ़ती है, या फिर ये सही है। अब इस टाइप के जो प्रश्न है इनमें हमारे पास क्रिएटिव होने का या इनोवेटिव होने का स्कोप खुला रहता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि हाँ जनसंख्या बढ़ती है तो गरीबी बढ़ती है, इसको सिद्ध कर सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि गरीबी अगर बढ़ती है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है, इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। बट हम इसमें क्या करेंगे, हम दोनों पॉइंट्स को लेके चलेंगे। हम इसमें लिखेंगे कि एक हद तक तो अगर जनसंख्या बढ़ती है तो गरीबी बढ़ती है, अगर दूसरे पक्ष में इसको देखें, अगर गरीबी बढ़ती है तो जनसंख्या भी बढ़ती है। इसमें क्या है कि दरअसल एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं माल्थस, उन्होंने बताया था कि जब जनसंख्या बढ़ती है ना, उन्होंने बताया था जब जनसंख्या बढ़ती है तो संसाधनों पर दबाव पड़ता है। अब संसाधनों पर दबाव पड़ेगा तो क्या होगा, स्वाभाविक है गरीबी बढ़ेगी, संसाधन सीमित है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सपोज कीजिए हमारी फैमिली में देखें हम, मानो हमारी फैमिली में 5 मेंबर हैं और बाद में 20 हो जाते हैं और राशन वो ये जो 5 के लिए था, तो ऑब्वियस सी बात है अभाव हो गया, और अभाव ही तो निर्धनता है। तो माल्थस ने यही कहा था कि अगर जनसंख्या बढ़ती है ना तो जो प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित है, उन पर दबाव बनता है और गरीबी में वृद्धि होती है। अब दूसरे पॉइंट में लिखेंगे, लेकिन वर्तमान में जो विद्वान है उनका ये मत है कि केवल जनसंख्या वृद्धि जो है ना वो ही गरीबी में बढ़ोतरी का कारण नहीं है। अगर जो संसाधन है उनका वितरण भी अगर सही से नहीं होगा, अगर उनका वितरण जो है, संसाधन है हमारे पास, इन संसाधनों का वितरण अगर सही तरीके से नहीं हुआ है, किसी के पास ज़्यादा संसाधन है, किसी के पास कम संसाधन है, तो ये भी गरीबी का एक कारण हो सकता है। और ओवरऑल फिर इसको समझा के इसमें निष्कर्ष ये दे देंगे कि अगर हमारे कुछ राज्यों की आंकड़ों को अगर देखा जाए तो जिन राज्यों में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है वहाँ पर गरीबी की प्रतिशतता भी ज़्यादा है। अब ओवरऑल हमने इसमें दोनों पॉइंट्स को समझा दिया कि जनसंख्या बढ़ती है तो भी गरीबी बढ़ती है और गरीबी बढ़ती है तो भी जनसंख्या बढ़ती है। ये कैसे होता है, सॉरी वन सेकेंड, अब सपोज कीजिए गरीबी है। अब गरीबी है तो क्या होगा, अशिक्षा होगी, यानी शिक्षा का अभाव होगा, शिक्षा आम जन तक नहीं पहुंच पाएगी। अब शिक्षित नहीं होंगे तो उनको परिवार नियोजन या फिर जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं इनका उनको ज्ञान ही नहीं होगा, तो गरीबी रहेगी तो जनसंख्या भी बढ़ेगी। यानी कि हम लिख देंगे कि गरीबी और जनसंख्या में
एक अन्योन्याश्रित संबंध है। इस प्रकार इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। अब आते हैं टाइप 6 पे। इसको देखिए आप, इसमें यूपीएससी हिंदी में लिखती है विश्लेषण कीजिए और इंग्लिश में होता है एनालाइज। अब देखो यहां भी देखिए, अभी हम बात कर रहे थे ना कि आलोचनात्मक को, क्रिटिकली को यूपीएससी एज ए एडजेक्टिव यूज करती है, तो यहां ये भी पूछते हैं कि आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब इसको समझने से पहले विश्लेषण शब्द को समझते हैं कि विश्लेषण का मतलब क्या है। अब विश्लेषण में जो श्लेष शब्द है, इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो जो श्लेष शब्द है इसका आशय है कि चिपका हुआ, कुछ गुथा हुआ, ठीक है। और जो डे है, इस डे का अर्थ है एक प्रक्रिया के माध्यम से, एक प्रक्रिया के माध्यम से। वहीं वी का मतलब है अलग अलग करना। यानी इसमें यह है, जब भी वो विश्लेषण करवाएगा तो कुछ चिपका हुआ है, मतलब जो कथन दिया हुआ होगा वो मर्ज है, तो उसको सरल भाषा में टुकड़ों में बांट के उसको समझा देना है, ये विश्लेषण होगा। और वहीं इसमें क्रिटिकली वर्ड जुड़ा हुआ है, तो अभी बताया था कि जब भी क्रिटिकली वर्ड आएगा, आलोचनात्मक आएगा, तो गुण दोष तो बताना ही है। इसको भी प्रश्न से ही समझते हैं। हाँ, ये देखिए एथिक्स का सवाल है एक ये। इसमें देखिए मैक्स वेबर ने कहा था कि जिस प्रकार के नैतिक प्रतिमानों को हम व्यक्तिगत अंतरात्मा के मामलों पर लागू करते हैं, उस प्रकार के नैतिक प्रतिमानों को लोक प्रशासन पर लागू करना समझदारी नहीं है। ठीक है, यहां इस बात को समझ लेना महत्वपूर्ण है कि हो सकता है कि राज्य के अधिकारी तंत्र के पास अपनी स्वयं की स्वतंत्र अधिकारी तंत्रीय नैतिकता हो। इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। देखो एडजेक्टिव तो मिला ही है, समालोचनात्मक, क्रिटिकली। दूसरा विश्लेषण तो है ही, अभी बस समझाए विश्लेषण। अब इसमें क्या करना है, इसमें विश्लेषण के माध्यम से इस जो स्टेटमेंट में जो मैक्स वेबर का है, इसमें जो तथ्य या जो बात मर्ज हो रखी है उसको एक प्रक्रिया के माध्यम से अलग अलग बांट के समझा देना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो मैक्स वेबर है ये जर्मन एक राजनीतिक अर्थशास्त्री थे, ठीक है। तो इन्होंने जो नौकरशाही है उसके लिए बहुत सारे सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, जिसमें ये इनका मानना था कि जो नौकरशाही है, जो अधिकारी तंत्र है, उसको नियमों, विनियमों और जो विधि है, कानून है, उसका अक्षर से पालन करना चाहिए। इनका ये मानना था। यानी ये कहते थे कि जो नौकरशाही है उसको जो उनके व्यक्तिगत नैतिक जो प्रतिमान है, यानी कि जो उनके व्यक्तिगत नैतिक मूल्य जैसे कि करुणा, दया, समानुभूति, ये जो व्यक्तिगत नैतिक प्रतिमान है, इनको लोक प्रशासन पर लागू नहीं करना, समझदारी नहीं होगी। इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। वो उनका मानना ये था सीधा सीधा कि अगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उसके जो व्यक्तिगत जो नैतिक मूल्य जैसे कि दया, करुणा, कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति का भाव, इनको अगर वो अपने ऑफिस तक लेके आएंगे तो उनकी जो कार्य है ना, वो कार्य की जो दक्षता है वो नकारात्मक रूप से प्रभावी होगा। इसका एक पहलू तो ये है, मैक्स वेबर का ये मानना था। अब इसमें देखो इसका दूसरा पहलू, आप खुद ही सोचिए, जो शासन है, प्रशासन है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उसका मुख्य उद्देश्य होता है लोक कल्याण करना और पंक्ति में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी संसाधनों की पहुंच उपलब्ध करवाना। यही तो काम होता है लोक प्रशासन का। लेकिन मानिए अब जो लोक प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके अंदर मानिए ये जो नैतिक प्रतिमान है, ये अगर उनके अंदर नहीं होंगे तो क्या वो जन कल्याण कार्य कर पाएंगे? बताओ कमेंट करके। प्रद्युम्न शर्मा, आंसर की वर्ड लिमिट का ध्यान कैसे रहे, इस पर भी कोई टिप्स सर? हाँ बताएंगे। यानी हाँ आते हैं प्रश्न पे, जो व्यक्तिगत नैतिक प्रतिमान है, दया, करुणा, अगर ये भाव एक विकासशील राष्ट्र के जो लोक प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर उनके अंदर नहीं होगा तो क्या होगा? वो लोक कल्याणकारी कार्य कर ही नहीं पाएंगे। तो हम इसमें निष्कर्ष में दोनों पहलू देख लिए हमने, मैक्स वेबर का भी देख लिया और जो इसका दूसरा पहलू है
कि अगर ऐसा होगा तो जरूरी नहीं है वो वहाँ पर जो नौकरशाही है ये कारगर हो। अब इसमें निष्कर्ष में लिख देंगे कि मैक्स वेबर का जो ये कथन है, ये जो विकासशील राष्ट्र है जैसे भारत, उन पर ये उतना कारगर नहीं है, क्योंकि विकासशील राष्ट्रों में निर्धनता, अशिक्षा ये व्यापक रूप में रहती है। यानी मैक्स वेबर का जो स्टेटमेंट है, ये जो विकसित राष्ट्र है, शिक्षित राष्ट्र है, जनजागरूक समाज है, वही प्रासंगिक है, विकासशील राष्ट्रों पर ये लागू नहीं होगा। तो अब हमने इसमें क्या किया, जो मर्ज थे इसमें तथ्य और फैक्ट्स, नैतिक प्रतिमान, लोक प्रशासन, इनको थोड़ा टुकड़ों में बांट के समझा दिया। अब आते हैं टाइप 7 पे। हाँ, इसमें हिंदी में लिखा होगा सिद्ध कीजिए, पुष्टि कीजिए, तर्क दीजिए। इंग्लिश में होगा प्रूव इट, सब्सटेंटिएट इट और गिव आर्ग्यूमेंट्स। अब ये जो प्रश्न है ना टाइप 7 वाले, इनमें पक्ष विपक्ष नहीं पूछा होगा और ना ही पक्ष विपक्ष लिखना है। इनमें क्या हुआ होगा कि एग्जामिनर एक कथन देगा और उस कथन को जो उसने बोला है प्रश्न में, हमको उसको एज ए ऑर्डर मान लेना है कि ये कथन तो एकदम सही है। उसको ये प्रूव नहीं करना है कि ये स्टेटमेंट ही गलत है जो पूछा है। जैसे इसको एक उदाहरण से देखते हैं। प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन की एक अनिवार्य शर्त गरीबों को वंचितता के प्रक्रम से विमुक्त कर देना है। उदाहरण देते हुए कथन की पुष्टि कीजिए। अब इसमें क्या करना है, अब यहाँ ये नहीं समझाने लग जाना है कि गरीबी उन्मूलन की एक अनिवार्य शर्त गरीबों को वंचितता के प्रक्रम से विमुक्त कर देना है, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वंचितता के प्रक्रम से गरीबों को मुक्त कर देंगे तो गरीबी उन्मूलन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं समझाना है, ये मान लेना है यहाँ पर हमको कि एग्जामिनर ने जो कथन दिया है ना वो सही है। अब इस कथन को सही सिद्ध करना है। वो कैसे करेंगे, अब इस कथन को सही सिद्ध करने वाले जो भी हमारे पास तर्क है, कोई उदाहरण है, कोई फैक्ट्स है, वो सब लिख देंगे जो इस कथन की सिद्धता को साबित करते हो। हाँ, अब इसमें एक ध्यान रखना, ये जो टाइप 7 है ना, इसमें एक सब टाइप क्वेश्चन और होता है इसका। ये सब टाइप कैसे है इसका, इसमें भी पुष्टि कीजिए लिखा हुआ है और हमने आपको बताया है कि ये जो स्टेटमेंट है इसको सही मान लेना है। हमारे पास स्कोप नहीं है कि इसको हम गलत माने, इसको सही मानना है। बट जो सब टाइप क्वेश्चन है, ये इसमें टेल एंडर वर्ड तो वही होगा, पुष्टि के लिए तर्क दीजिए। लेकिन ऐसे जो प्रश्न है उनमें हमारे पास स्कोप होगा कि जो स्टेटमेंट दिया है उसको हम सही भी मान सकते हैं, गलत भी मान सकते हैं, या फिर एक बैलेंस अप्रोच में आंसर भी दे सकते हैं। जैसे इसका भी एक एग्जांपल देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना बैंक रहितों को संस्थागत वित्त में लाने के लिए आवश्यक है। क्या आप सहमत हैं कि इससे भारतीय समाज के गरीब तबके के लोगों का वित्तीय समावेशन होगा? अपने मत की पुष्टि में तर्क दीजिए। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें तो हमारे पास स्कोप ही नहीं था। इसमें हम बता सकते हैं कि मैं इससे सहमत हूं या असहमत हूं। जैसे अगर आप सहमत हैं, अगर आप इस कथन से सहमत हैं कि हाँ प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से समाज के गरीब तबके का वित्तीय समावेशन होगा, तो इसको सिद्ध करने के कुछ तर्क दे दीजिए। जो भी तर्क, प्रमाण, उदाहरण जो भी सब समझा देना कि मैं इससे सहमत हूं। और अगर आप असहमत हैं कि नहीं मैं असहमत हूं, इससे वित्तीय समावेशन नहीं होगा, तो फिर अपनी असहमति के पक्ष गिना दीजिए। और अगर आप और भी ज्यादा इनोवेटिव है या क्रिएटिव है, ये एक पक्षीय हो रहा है क्योंकि आप सहमत है या असहमत है, हमने पहले थोड़ी देर पहले बताया कि एक पक्षीय नहीं होना है। तो आप अगर इनोवेटिव है तो ये भी लिख सकते हैं। आप लिख देंगे कि कुछ पहलुओं में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से भारतीय समाज के गरीब तबके का वित्तीय समावेशन होगा, उसके सहमति के पक्ष में तर्क दे देना। फिर बोल देना कि लेकिन कुछ पहलुओं में नहीं होगा, वित्तीय समावेशन में कुछ चुनौतियां आएंगी, वो लिख देना है। और अंत में निष्कर्ष दे देंगे कि वित्तीय समावेशन तो होगा परंतु कुछ कमियों के साथ होगा। इस तरीके से इसको समझा देंगे। ठीक है, अब आते हैं टाइप 8 पे। इसमें हिंदी में लिखा होगा चर्चा कीजिए, विवेचन कीजिए, विवेचना कीजिए, और इंग्लिश में एक ही वर्ड होगा डिस्कस। अब यहां जो ध्यान रखना है ना, वो ये रखना है कि व्याख्या जो टाइप 1 में देखी थी और चर्चा, इनमें अंतर है। व्याख्या में हम जनरली क्या करते हैं कि जो जटिल कोई कथन दिया हुआ है
उसको सरल भाषा में लिख के और स्पष्ट करके समझा देते हैं। ये व्याख्या में होता है। यानी इसमें एक बाध्यता होती है हमारे सामने कि उत्तर जो है इस सीमा में ही लिखना है, क्लोजनेस होती है एक। और जो चर्चा है, चर्चा ओपन एंडेड होती है। चर्चा ओपन एंडेड कैसे होती है कि खुला प्रश्न होता है, एक होलिस्टिक अप्रोच में पूरी चर्चा करनी है। इसको ऐसे भी अगर देखें हम तो चर्चा अकेला एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता कि मैं चर्चा कर लूं। चर्चा करने के लिए कम से कम 2-3 व्यक्ति होंगे तभी तो चर्चा होगी। तो वही इन प्रश्नों में करना है। इसमें क्या करना है, जो प्रश्न है उसके सभी पक्षों, सभी आयामों को टच करना है। कोई भी एक ऐसा आयाम नहीं रहना चाहिए जो टच ना हो। जैसे इसको भी उदाहरण से देखते हैं। हिस्ट्री का एक सवाल है, विजयनगर नरेश कृष्णदेवराय ना केवल स्वयं एक कुशल विद्वान थे अपितु विद्या एवं साहित्य के महान संरक्षक भी थे। विवेचना कीजिए, डिस्कस। अब इसमें क्या करना है, जो विजयनगर नरेश कृष्णदेवराय उनकी जो विद्वता को साबित करते हो कुछ उदाहरण, कुछ तथ्य, वो लिख देने हैं प्रश्न के पहले भाग में। दूसरे भाग में बता देना है कि वो कुशल विद्वान तो थे ही, साथ में वो विद्या और साहित्य के महान संरक्षक भी थे। जैसे इसमें आप बता सकते हो कि जो कृष्णदेवराय हैं, इनकी रचना है रसमंजरी है, ज्ञान चिंतामणि है, उदाहरण दे सकते हो ये। और जो तेलुगु साहित्य के 5 महाकाव्य हैं उनमें से अमुक्तमाल्यद, उसकी रचना इन्होंने की थी। साथ ही ये संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये जो भाषाएं इनको धारा प्रवाह बोल सकते थे। तो इन सब से ये साबित हो रहा है ना कि वो विद्वान व्यक्ति थे, यही लिखना है। और जो संरक्षक थे, ये जो पार्ट है इसमें लिख देंगे कि उनके दरबार में अष्टदिग्गज थे और उन्होंने मंदिर निर्माण, संगीत, साहित्य, नृत्य सबका उदाहरण देते हुए, यानी सारे पक्षों को टच करते हुए इसका उत्तर लिख देंगे। ये हो गया टाइप 8। अब इसका दूसरा है, इसमें दूसरा उदाहरण है जैसे कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सीट की खोज में भारत के समक्ष आने वाली बाधाओं पर चर्चा कीजिए। अब डिस्कस करवाया है, अब इसमें कुछ नहीं लिखना है, सीधा सीधा जो बाधाएं है ना, हमको जो यूएनएससी में स्थायी सीट नहीं मिल रही उसके जो कारण है वो गिना देनी है और उन पर होलिस्टिक अप्रोच में एक चर्चा कर देनी है। जैसे चीन इसमें सबसे बड़ी बाधा है हमारे सामने, ऐसी जो भी बाधा है उनको गिना देना है। अब इस पे आइए, हिंदी में लिखा होगा टिप्पणी कीजिए और इंग्लिश में लिखा होगा कमेंट ऑन इट, टाइप 9 जो है। अब यहां पर टिप्पणी का आशय समझो आप। टिप्पणी में ना जो व्याख्या है और मूल्यांकन है ये दोनों इंक्लूड होगा। व्याख्या, एक्सप्लेनेशन और इवैल्यूएशन, इसमें दोनों इंक्लूड होंगे। कैसे, जैसे इसको अंग्रेजी का ये वर्ड है ना कमेंट, इससे समझो। कमेंट को जोड़ते हैं कमेंट्री से, ठीक है। जैसे कोई फुटबॉल का मैच है या फिर क्रिकेट का मैच है, उसकी कमेंट्री चल रही है, उसकी कमेंट्री सुन रहे हैं, तो उसमें कमेंटेटर क्या बताता है, जो उस मैदान में जो इंसिडेंट हो रहा है उसको सबसे पहले वो व्याख्या करता है, उसकी एक्सप्लेन करता है। जैसे वो बताता है कि उस गेंदबाज ने गेंद डाली और उस बैट्समैन ने उस गेंद को खेला, मिड ऑन खेला, मिड ऑफ खेला, जो भी है, और गेंद सीमा रेखा से बाहर गई और 4 रन मिले। तो ये क्या कर रहा है कमेंटेटर, ये जो इंसिडेंट वहां पर हो रहा है उसकी व्याख्या कर रहा है। अब अगर कोई अच्छा कमेंटेटर होगा तो वो क्या बताएगा, ये व्याख्या तो करेगा ही, साथ में मूल्यांकन और करेगा। वो बताएगा कि जो ये गेंदबाज थे इन्होंने ये गेंद ऐसे खराब डाली थी और जो बल्लेबाज है उसने बहुत ही बखूबी उसको खेला। यानी वो क्या कर रहा है, इंसिडेंट की व्याख्या कर दी और उसका मूल्यांकन कर दिया। मूल्यांकन मतलब गुण दोष बता दिया और महत्व बता दिया कि ये बैट्समैन अच्छा है। तो वही इस टाइप के जो प्रश्न है कमेंट, उनमें करना है टिप्पणी वालों में। जैसे इसको भी अगर उदाहरण से देखें, वर्तमान संदर्भ में दक्षिण चीन सागर का भू राजनीतिक महत्व बहुत बढ़ गया है। टिप्पणी कीजिए, कमेंट। अब कमेंट करवाए तो ध्यान रखना है, अभी बताया था पहले जो ये है इसकी व्याख्या करनी है, फिर इसका मूल्यांकन करना है। तो इसमें क्या बता देंगे, सबसे पहले तो जो दक्षिण चीन सागर है इसकी भौगोलिक अवस्थिति बता देंगे कि प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम भाग जो है वो दक्षिण चीन सागर को संदर्भित करता है।
और ये चीन के दक्षिण भाग में स्थित है। फिर बता देंगे इसकी जो भू राजनीतिक महत्व है, इसमें लिख देंगे कि इस जो दक्षिण चीन सागर है इसमें जो प्राकृतिक संसाधन है उनमें जैसे तेल, प्राकृतिक गैस, उसके भंडार उपलब्ध है। दूसरा, ये जो विश्व के सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है ना, उनमें से एक है दक्षिण चीन सागर। फिर इसमें जो समस्या, जो डिस्प्यूट रहता है, जो इसके संलग्न जो देश है जो इसे अपनी बाउंड्री सीमा जो लगाते हैं, जैसे वियतनाम है, ब्रुनेई है, वो अलग अलग इस पर अपना आधिपत्य का दावा करते हैं। ठीक है। फिर इसमें बता देंगे कि अब इसमें भारत का संदर्भ नहीं पूछा, लेकिन हमको भारत का संदर्भ बता देना है इसमें 1-2 लाइन में। उससे क्या होगा कि ये उत्तर बहुत प्रभावी हो जाएगा। अब भारत के संदर्भ में बता देना है कि भारत इसको एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग के रूप में ही देखना चाहता है। अब इसमें क्या किया, पहले व्याख्या कर दी और इसका महत्व बता दिया, और जो यहाँ पर इश्यू है वो बता देना है। और इसमें इसके ऑथेंटिसिटी के लिए सपोज कीजिए जैसे जो 9 डैश लाइन है, 9 डैश लाइन क्या है कि दक्षिण चीन सागर में सॉरी, जो चीन है ना वो अपनी एक काल्पनिक सीमा रेखा बताता है। तो 9 डैश लाइन का इसमें अगर जिक्र कर देंगे और ये सब बता देंगे तो ये उत्तर पूरा हो जाएगा, टाइप 9 वाला। अब आगे देखते हैं टाइप 10। इसमें क्या है, उपाय दीजिए, उपाय सुझाइए, युक्ति बताइए, सजेस्ट द मेजर्स, गिव सजेशंस, सजेस्ट द की। अब इसमें क्या होगा, एग्जामिनर ने हमसे एक प्रश्न पूछा होगा, उसमें कुछ समस्याएं पूछी होंगी, तो हमको क्या करना है, समस्या के सभी पहलुओं को ध्यान रखना है। और इस तरीके से जैसे पहला उपाय बता देंगे और उसमें लिख देंगे कि इस उपाय से समस्या का ये पहलू हल हो जाएगा। दूसरा बता देंगे कि ये उपाय है, इससे इस समस्या का ये पहलू हल हो जाएगा। ऐसे सो ऑन जो भी समस्या है प्रश्न में दी गई है उनको हल बता देना है। और ओवरऑल अंत में लिख देंगे कि जो ये सभी उपाय हैं इनको अगर सम्मिलित रूप से इम्प्लीमेंट कर दें या उनको क्रियान्वित कर दें तो जो समस्या है उसके सभी पक्ष हल हो जाएंगे। जैसे इसको भी एक यूपीएससी के प्रश्न के उदाहरण से समझते हैं। ये है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एफडीआई की आवश्यकता की पुष्टि कीजिए। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों तथा वास्तविक एफडीआई के बीच अंतर क्यों है? भारत में वास्तविक एफडीआई को बढ़ाने हेतु उपाय सुझाइए। अब इस प्रश्न के 3 आयाम हैं। पहला तो है, पहले वाले पार्ट में बताना है कि एफडीआई क्यों आवश्यक है, इसकी पुष्टि करनी है। जैसे इसमें बता सकते हैं कि एफडीआई जब आता है तो ये अपने साथ पूंजी के साथ साथ विशेषज्ञता भी लेके आता है। एफडीआई के माध्यम से निर्यात में बढ़ोतरी होती है जिससे विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो फैक्ट्स है या जो प्रमाण है, उदाहरण है, वो बता देना है कि आवश्यक क्यों है। दूसरा हम बता देंगे कि जो समझौते होते हैं एफडीआई के और जो वास्तविक एफडीआई रजिस्टर्ड होती है भारत में, इन दोनों के मध्य गैप क्यों है। समझौते कुछ होते हैं और निवेश असल में जो होता है वो कुछ और होता है। इसमें इसके कारण बता देंगे। जैसे बता सकते हैं कि भारत का उच्च राजकोषीय घाटा, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, ये सब इसमें उसके कारण बता देंगे। अब सजेशंस पूछे तो अवरोधों का जिक्र करते हुए सजेशंस दे देंगे। जैसे इसमें कह सकते हैं कि निवेशकों के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, और जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी विवाद होते हैं, उसके लिए कुशल विवाद निवारण तंत्र का गठन करना चाहिए, और जो उच्च राजकोषीय घाटा है उसको कम करना चाहिए। ऐसे सुझाव इसमें गिना देंगे और ये लास्ट में एक इसमें कंक्लूजन जो लिख देंगे। हाँ, तो दोस्तों ये 10 टाइप्स ऑफ टेलेंडर्स तो हो गए। अब एक चीज और रह गई इसमें, जो आपके उत्तर लेखन को थोड़ा आसान बनाएगी, कि हम जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना यूपीएससी में, उनको भी 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जिसमें पहला है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन और दूसरा है आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन। अब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन क्या है, इनमें जो अभी वैसे हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, इनमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ होगा ना, उसको हाइपोथेटिकली हमको सही मान लेना है, उसको गलत सिद्ध करने का प्रयास नहीं करना है, और उसमें जो पूछा है उसको सही साबित करने के लिए तर्क और प्रमाण गिनाने। जैसे इसको देखो, प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अंतरराष्ट्रीय आयाम जोड़ दिए, समझाइए। अब इसमें सीधा सीधा जो प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो आयाम जोड़े थे वो गिना देने।
ये नहीं बताना है कि अंतरराष्ट्रीय आयाम तो जोड़े ही नहीं थे, ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। दूसरा है आर्ग्यूमेंटेटिव क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, हाँ इसमें ये स्कोप रहेगा कि जो प्रश्न है उसके पक्ष विपक्ष में हम जा सकते हैं, इसको हम सही या गलत बता सकते हैं। जैसे नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया, कमेंट ऑन इट। अब ये टिप्पणी वाला तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, बट आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है कि हम इसके विपक्ष में जा सकते हैं। जैसे हम इसमें लिख देंगे कि नरमपंथियों ने किस सीमा तक तो स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया था और किस सीमा तक वो असफल रहे थे, यानी आधार तैयार नहीं कर पाए थे, और एक बैलेंस्ड अप्रोच में इसका उत्तर लिख देना है। हाँ तो थैंक यू, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह सेशन आपकी सफलता में उपयोगी होगा। कमेंट्स, थैंक यू सो मच। बीइंग ए डॉक्टर आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि पढ़ाई के साथ साथ आपकी हेल्थ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो पढ़ाई के साथ साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।